नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत की। जी हां, औरंगजेब पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करने के बाद पहले सफाई दी और अब धमकी तक दे रहे हैं। तो वहीं कल तक चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव भी आज बोल रहे हैं। इन सबके बीच मुगलिया सोच पर सीएम योगी भी हमलावर हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के साथ इसकी तपिश यूपी तक महसूस की जा सकती है। हलचल इतनी तेज है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर दो एफआईआर हो चुका है और अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी उन पर एक्शन हुआ है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है और उस कारण एक कमेटी गठित की गई है। हंगामा हुआ तो तमाम हमलों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपनी सफाई दे दी। अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही, लेकिन अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और ऊपर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। अबू आजमी के मुगलिया प्रेम पर चुप्पी साधने वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खामोशी तोड़ी और महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के सस्पेंड होने पर विरोध जताया। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। औरंगजेब विवाद में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है। ऐसे नेता को यूपी में भेजो, इनका यहाँ इलाज होगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या खंडन क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। वैसे तो अबू आजमी के बयान से समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी इत्तेफाक नहीं रखते। विरोध के सुर उनके भी तेज हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत की अपनी मजबूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और औरंगजेब के लिए महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का प्रेम समाजवादी पार्टी के लिए भी गले की हड्डी बन गई, क्योंकि मुगलिया सोच से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई बुलडोजर कार्रवाई की मांग तक पहुंच गई है। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी की मुगलिया प्रेम से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बुलडोजर एक्शन की मांग तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र स्थित क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ गई है। मथुरा के संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की है।
संतों का कहना है कि भारत एक पवित्र भूमि है। यहाँ भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। इस भूमि पर अत्याचारी की कब्र बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है, आज उसी विषय में वृंदावन मीटिंग हुई है। हम सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आताताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। जिसका एक खूनी इतिहास रहा है। बताते हैं कि लाखों जनेऊ देख करके वो पानी पीता था। ऐसे क्रूर व्यक्ति की, राक्षस व्यक्ति की कोई भी निशानी अगर भारत में है तो उसको तत्काल नष्ट करें। जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी अस्थियों को सहेजने का जो काम किया गया है, उसके कब्र को भी अब खोद के फेंक देने का कार्य किया जाना चाहिए। उसकी अस्थि को, उसकी अंतिम अस्तित्व को भी भारत से अब उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। साधु संतों की मांग पर मुस्लिम धर्म गुरु की भी प्रतिक्रिया आई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि औरंगजेब एक मशहूर बादशाह थे। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और औरंगजेब की कब्र के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। वो एक मशहूर बादशाह थे। उनसे नफरत जो गैर मुस्लिमों को है और ख़ास तौर पर धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और श्री कृष्ण जन्म स्थान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जो नफरत है, वो नफरत बिला वजह की है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से है। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को भी हटाने की मांग की है। नवनीत राणा ने कहा है कि महाराष्ट्र में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का स्थान होगा और यहाँ औरंगजेब के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। अब जब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर का साया मंडराता दिख रहा है तो उसकी विचारधारा के समर्थकों में खलबली मच गई है। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले AIMIM चीफ असीदुद्दीन ओवैसी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की यशोगान कर रही है। वैसे भी ओवैसी की जुबान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूं ही शहद नहीं टपका रही है। इसके पीछे चुनावी फायदे की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केजरीवाल के विपशैना पर जाने पर सियासत जारी है। बीजेपी से चुनावी स्टंट बता रही है। दावा है केजरीवाल जब विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने 3 दर्जन वाहन लगाए। पंजाब पुलिस के 100 कमांडो और करोड़ों की कीमत वाली बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर दी गई। केजरीवाल की इस VVIP व्यवस्था पर अब बवाल मच गया है। ये काफिला दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली से बाहर नजर आए और जो तस्वीरें आई उसने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। आप विपासना करो, क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपासना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, लेकिन चर्चा ध्यान साधना से ज्यादा उनके भव्य काफिले की हो रही है। करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो, जैमर, एम्बुलेंस और 3 दर्जन सुरक्षा वाहन। बीजेपी सवाल कर रही है कि ये आम आदमी पार्टी के उस नेता के लिए जो कभी आम आदमी की राजनीति का चेहरा थे। वहीं कांग्रेस भी यही सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की गाड़ियां उनके साथ जा रही हैं और जितने लोग उनके साथ जा रहे हैं सिक्योरिटी के, दिखता है कि वह आज भी समझ नहीं पाए कि दिल्ली की जनता ने उनको क्यों रिजेक्ट किया है। ये जो आम आदमी से खास आदमी बनने की जो प्रक्रिया थी, उस कारण से दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया। रस्सी जल गई,
पर बल नहीं गया। ये काफिला देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि एक हारे हुए विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। आए हैं 10 दिन के लिए ध्यान लगाने, पर काफिला 10 किलोमीटर लंबा। दिल्ली में हारते ही शांति ढूंढने पंजाब आ गए। अगर ध्यान लगाना था तो वीआईपी काफिला क्यों? क्या ये आम आदमी की तपस्या है या महाराजाओं की राजशाही? पंजाब में केजरीवाल का काफिला, 3 दर्जन सुरक्षा वाहन, 100 से ज्यादा कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर और एम्बुलेंस। अरविंद केजरीवाल के इस काफिले पर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सवाल खड़ा किया है कि पंजाब के लोगों का पैसा अरविंद केजरीवाल के आलीशान जीवन शैली के लिए क्यों यूज किया जा रहा है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान काफिले में शामिल नहीं है। तो वहीं बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता खुद को आम आदमी बताते थे वो अब वीआईपी महाराजा की तरह घूम रहे हैं। 50 से ज्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। इस मसले पर जहां बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। और जब न्यूज 18 इंडिया ने इस मसले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे। और बात राजधानी भोपाल की। भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी है, मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और अब जल्द ही भोपाल के लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। मेट्रो का ट्रायल रन सफल हुआ है। देखिए कैसे ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो। मेट्रो का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब जल्द ही कर सकेंगे मेट्रो की सवारी। भोपालियों के लिए खुशखबरी। अब ट्रैफिक जाम का नो टेंशन। 45 मिनट की दूरी 10 मिनट में पूरी। सफर जल्द होगा आसान, पब्लिक नहीं होगी परेशान। इस तस्वीर को देखकर यकीनन भोपाल में रहने वालों के चेहरे खिलखिला जाएंगे कि अब तो ट्रैफिक के टेंशन से समझिए जल्द ही मिलने वाला है छुटकारा। ऐसे ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो सपना नहीं है, हकीकत है। भोपाल में रहने वालों के लिए ये तस्वीर खुशखबरी लेकर आई है कि अब मेट्रो का लंबा इंतजार समझिए जल्द ही खत्म होने जा रहा है। तस्वीर देखिए, भोपाल में सिर्फ मेट्रो का ट्रैक ही नहीं बना, बल्कि लाइव देखिए दौड़ रही मेट्रो ट्रेन। ये फेज है सुभाष नगर से एम्स तक का। इस फेज को यानी सुभाष नगर से एम्स तक पहुंचने में लोगों को करीब 6 सिग्नल से गुजरना पड़ता है। ऑफिस टाइम हो या फिर स्कूल टाइम या फिर ऑफिस छूटने का टाइम, उस वक्त आपाधापी ज्यादा होती है। सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाए तो समझिए हो ही गया, पहुंच गए आप सही टाइम पर। यानी इतने झंझटों से जल्द मुक्ति मिलने वाली है। राजधानी में पहली बार प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ी है। मंगलवार को रानी कमलापति से एम्स तक 10 किलोमीटर की गति से ट्रायल रन हुआ है। कई विभागों से एनओसी मिलने के बाद ये ट्रायल रन हुआ। खास बात ये भी है कि 6.22 किलोमीटर में सुभाष नगर से एम्स के बीच बने सभी स्टेशन पर भी मेट्रो रुकी।
सुभाष नगर से एम्स तक फेज जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। अब किन किन लोगों को फायदा मिलेगा इसे भी समझिए। भोपाल का ये वो एरिया है जिसमें कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा रहती है, तो अब कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट एमपी नगर की दूरी को कुछ मिनटों में तय कर लेंगे। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, एम्स हॉस्पिटल तक पहुंचने में मरीजों को भी परेशानी नहीं होगी। उनके लिए भी ये ट्रैक किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। तीसरा, नौकरी पेशा लोगों को भी राहत मिलेगी। राजधानी में पहली बार प्रायोरिटी कॉरिडोर पर दौड़ी मेट्रो कह रही है जल्द कर सकेंगे मेट्रो में भोपाली सफर। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात क्रिकेट की होगी, जिस पर सियासी अखाड़ा सजा हुआ है। दरअसल भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। उधर भारत की जीत के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल मैच से पहले कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद हो गया, जिसके बाद शमा मोहम्मद को अपनी पोस्ट हटानी पड़ी। लेकिन भारत की जीत के बाद एमपी में सियासी पारा चढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। बहुत अच्छा मैच था। वर्ल्ड कप वाले मैच का आज बदला पूरी दिल खोल के लिया है। क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत को लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह है। न मानो होली है, तुम्हारा बाप बेटा भी कोहली है। हमने ना हमारे वर्ल्ड कप वाले मैच का आज बदला पूरी दिल खोल के लिया है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मैच था, बढ़िया, वेल प्लेड, वेल प्लेड। विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से एक तरफ लोगों में भारत की जीत का उत्साह है और दूसरी तरफ सियासी गलियारों में बयानबाजी की चर्चा। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भारत की जीत विपक्ष के नेताओं पर तमाचा है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि खेल पर राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष के नेताओं के गाल पर भी करारा तमाचा है, जिन्होंने हमारे स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा सहित संपूर्ण भारत की टीम को हतोत्साहित करने का काम किया था। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के नेता हमारी टीम को हतोत्साहित करके भारत को हराने का षड्यंत्र रच रहे थे। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग जी अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की नीचता की बात सुनिए। ऐसे शब्दों का चयन करते हैं विपक्ष के लिए। मैं ये समझता हूँ किसी भी मंत्री के लिए ऐसे शब्द विपक्ष के लिए बोला जाना और खेल को पर राजनीति किए जाना, मैं समझता हूँ बड़े शर्म की बात है। विश्वास सारंग जी, आप मंत्री हैं, आप ऐसे शब्द बोलेंगे, किसी को उम्मीद नहीं होती ऐसे शब्दों की कि जो मंत्री ऐसी शब्द बोले। अरे आप अपनी मानसिकता का इलाज करवाइए। भारत की जीत पर क्यों बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला है? दरअसल कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिस पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद हो गया था, जिसके बाद शमा मोहम्मद ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। This is a personal statement of mine. I've said it in the morning. It's a generic statement about somebody's being fitness or anything. And don't involve my party in this, yeah? What is wrong with you? But it's my personal we're not statement. involving party, but it is not disrespectful on your part to just use such word for national hero. No. Prime Minister Modi is doing Fit India right now. Go and ask him. कुल मिलाकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस वाले बयान पर एमपी में सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया है। मायावती ने 2 दिन पहले ही अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 48 घंटे में ही उन्हें पद से हटा दिया। इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों से हटाया था। आनंद कुमार पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आनंद कुमार ने स्वेच्छा से पद छोड़ा है। इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है।
भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी मायावती की नहीं बन रही है। मायावती ने 3 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली। बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से एक बार फिर से बड़ा सांगठनिक बदलाव किया गया है। आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी अब जो 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में होंगे वो हैं रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया था। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। सवाल है कि आखिर मायावती इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? कभी उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर बहुमत से सरकार बनाने वाली बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को म्यूजिकल चेयर बना दिया है। मायावती भले ही कुछ कहें, लेकिन विरोधी बीएसपी प्रमुख पर कटाक्ष ही कर रहे हैं। बसपा को समझ में नहीं आ रहा कि किधर चले, और वो उनका आंतरिक मामला है। और मुझे लगता है कि बसपा को बहुत सोच समझकर आगे की दिशा तय करनी चाहिए। भाई पहले ससुर, फिर भतीजे और अब भाई, इस पे ये घर का मामला है, इस पे मैं और आप क्या कर सकते हैं? जो पूरी लड़ाई है बहुजन समाज की, पीडीए की लड़ाई, माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी ने इस बात को तय कर रखा है कि मिलिटेंसी के साथ उस लड़ाई को लड़नी है, शिद्दत के साथ। और आदरणीय बहन जी की पार्टी में क्या हो रहा है, हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही उनका आंतरिक मामला है। पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के सामने लाखों सियासी परेशानियां हैं, लेकिन अब घरेलू नई परेशानियों को खड़ा कर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने सामने नई राजनीतिक चुनौती तैयार कर रही हैं। जानकार मान रहे हैं कि इसका सीधा नुकसान आगामी चुनाव में उनको हो सकता है। लेकिन पिछले 3 से 4 दिन बहुजन समाज पार्टी के सामने पारिवारिक विवाद को लेकर एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है तो न सिर्फ 8% पर ध्यान देना होगा, बल्कि घरेलू कलह से भी निकलना होगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और फिलहाल खबर असरदार में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।